Hello friends, welcome to Wow IS. In this video, we are going to cover current affairs for April month 2023. This is part 1 of the video, and in this video, we are going to cover polity and governance section. Other parts will be coming on subsequently. So the first article before us is Basic Structure Doctrine. As we know, Basic Structure Doctrine को केशवानंद भारती जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने propound किया था, and this judgment came in 1973 by a 13 judge bench. So this judgment, the important points are 13 judge bench, 1973 केशवानंद भारती केस. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था, दैट एक्ट इज वैलिड, इट इज नॉट वॉइड. हाउएवर इट सेड दैट द पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड those provisions of the constitution which do not affect the essential features of the constitution, that is the basic structure of the constitution. कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस को अमेंड कर सकता है और तब तक अमेंड कर सकता है जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अफेक्ट ना हो. सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट प्रोविजन. सो इट अपहेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज द अमेंडिंग पावर्स. पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर्स हैं, बट दोज अमेंडिंग पावर्स आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड नहीं कर सकता. Secondly, it corrected the गोकुलनाथ जजमेंट दैट इट गिव. तो उसने कहा कि अमेंडिंग पावर और लेजिस्लेटिव पावर जो पार्लियामेंट की है, दे बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम. थर्डली, 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वर आल्सो अपहेल्ड. इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया. एंड लास्टली, सुप्रीम कोर्ट आल्सो सेड दैट preamble इज अमेंडेबल. preamble इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अमेंडेबल. If we see the timeline, how the basic structure doctrine has evolved, the first case that came in 1950, that is A.K. Gopalan case. Second case was Shankari Prasad case in 1951. Third was the Sajjan Singh case in 1965. Based upon the Sajjan Singh case, Gokulnath case also came, and it said that Article 368 does not confer amending power to the Parliament, and fundamental rights cannot be amended by the Constitution. सो ये जो दो जजमेंट्स दी गई थी गोकुलनाथ केस में, ये सुप्रीम कोर्ट ने वापस ली और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की और जो उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, दे बोथ आर डिफरेंट एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड. नेक्स्ट इन 1971 it said that fundamental rights of citizens are limited and parliament can amend any part of the constitution. तो 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th को भी उसने एक्सेप्ट किया. उसके सिमिलरली 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, एंड इन 1972 इट वाज एक्सेप्टेड. आफ्टर दैट इन 1973 द केशवानंद भारती केस केम एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज एक्चुअली गिवन द एक्चुअल शेप बाय द सुप्रीम कोर्ट. नाउ next we again come to basic structure doctrine. What is the basic structure doctrine says? It says that the fundamental features of the constitution cannot be amended or abrogated by the parliament through a constitutional amendment. It means that जो फंडामेंटल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता. बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड सुप्रीम पार्लियामेंट कर सकता है. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन? सिग्निफिकेंस इज दैट इट चेक्स द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर होती है कि वो किसी भी चीज को अमेंड कर पाए, उसको ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन चेक करता है. तो ये क्या कर रहा है एक तरह से, इट इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. यानी ऑलरेडी आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दे आर डिफिकल्ट. ऊपर से सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो पुट अनदर चेक इन द फॉर्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. सेकेंडली इट सेज इट एंश्योर्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट. यानी पॉलिटिकल मेजॉरिटी होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टीज या उस टाइम का पार्लियामेंट. Thirdly, it laid several principles such as rule of law, separation of power, independence of judiciary, federal nature of the constitution. So all these principles, that is rule of law, separation of power, independence of judiciary, federal nature of the constitution, they constitute the part of basic structure doctrine. You can see what are the various parts of basic structure doctrine: sovereignty of India, essential features of individual freedom secured to the citizens, then mandate to build a welfare state, supremacy of constitution, republican and democratic form of government,
secular and federal characters of the constitution, separation of power between legislature, executive and judiciary, unity and integrity of the nation, power of judicial review, and harmony and balance between fundamental rights and DPSP. So these are some of the elements of the basic structure. For the rest of the elements, you can go to Lakshmikant. A whole list is given there. Next is what are the major challenges with regard to basic structure. First of all, the scope of basic structure is not often defined. सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है एंड टाइम टू टाइम हम लोग ये चीज बताते रहेंगे. सो इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट विच एवर थिंग इट सेज इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएगा. सो द होल डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन what the stand Supreme Court adopts. Secondly, it allows for judicial activism and sometimes it also allowed for judicial overreach. A basic example can be the National Judicial Appointment Commission was rejected by the Supreme Court. Now it is null and void. National Judicial Appointment Commission aimed to reform the appointment process of the judges and it was struck down by the Supreme Court. It is a debatable issue. So this issue can be put up here. Third is कॉन्फ्लिक्ट विद पार्लियामेंट्री सोवर्निटी. सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द पार्लियामेंट्री सोवर्निटी कि जो पार्लियामेंट की सोवर्निटी है कि पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, ये उसको अफेक्ट करता है. सो व्हाट इट इज डूइंग इज दैट इट इज रिस्ट्रिक्टिंग द पार्लियामेंट्स पावर. सो एक तरह से जो सेपरेशन ऑफ पावर का बैलेंस है उसको वो टिल्ट करता है जुडिशरी के फेवर में और पार्लियामेंट से दूर कर देता है. नाउ इफ वी सी हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हैज बीन यूज्ड इन वेरियस केसेस. ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया या फंडामेंटल राइट्स को बचाने का काम किया. तो आप इन एग्जांपल्स को वहां पे कोट कर सकते हो. फर्स्ट वन इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस. सेकेंड वन वॉज मिनरवा मिल्स केस. देन किलोहोतो होलोन एंड जिलिव केस. देन वमन राव केस. देन आफ्टर दैट इंदिरा सानी एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस. SR Bommai एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस. सो ऑल दीज केसेस आर रिलेटेड विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. All these cases are related with basic structure doctrine. So इन सारे केसेस को आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर आप एग्जांपल की फॉर्म में डाल सकते हो. यू कैन से कि इन केसेस की वजह से कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और इवॉल्व हुआ है या इन केसेस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को कैसे यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए. सो दिस कंप्लीट्स योर दिस टॉपिक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ द PRIs और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कब आई? थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. नाउ ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस ईयर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने सेलिब्रेट किया नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24th अप्रैल इन रेवा मध्य प्रदेश. Madhya Pradesh was the first state which implemented the 3-tier Panchayati Raj structure, which was envisaged in 73rd Constitutional Amendment Act. On this occasion, Prime Minister inaugurated integrated e-Gram Swaraj and GEM portal. दिस इंटीग्रेटेड ई-ग्राम स्वराज एंड जेम पोर्टल का बेनिफिट ये है कि ना जो पंचायत राज जो भी प्रोक्योरमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो जेम पोर्टल के थ्रू प्रोक्योर कर सकती है बाय लेवरेजिंग ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म. सो दिस ई-ग्राम स्वराज इज अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू पंचायत जो है वो जेम पोर्टल के थ्रू प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं. सेकेंडली, स्वामित्र property receipts property cards were also handed over to the beneficiaries, and the government has achieved a milestone of issuing 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ स्वामित्रा प्रॉपर्टी कार्ड्स अभी तक गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं. दिस इज द अप्रैल न्यूज, ये आप याद रखिएगा. स्वामित्रा का मतलब क्या है? इट इज सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. इसको हम आगे भी देखेंगे. स्वामित्रा विल कम अगेन ऑल्सो. नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. एज वी नो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए है? पंचायत के लिए, विलेज लेवल पे है. 74th किसके लिए? अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए है. सेकेंड इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस क्या किया? इट इंट्रोड्यूस पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल. आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 240O तक
243O तक ये आते हैं, ये इंट्रोड्यूस हुए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। दिस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट इंट्रोड्यूस्ड पार्ट 9A, जिसके अंदर आर्टिकल्स 243P से लेके 243ZZ तक हैं, एंड 12th शेड्यूल इज इंक्लूडेड हेयर। This 11th schedule, it contains 29 subjects, 29 functional items for panchayats. 12th schedule contains 18 functional items for municipalities. Now, something about democratic decentralization of India. Democratic decentralization of India refers to devolution of powers, resources and decision-making authority from central government to local government such as panchayats and municipalities. 73rd and 74th Constitutional Amendment Act ने हमारे देश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया था। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? पहली चीज, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जो शेयर है वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेटिव्स का वो इंक्रीज हुआ है। अराउंड 49% ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर वुमेन एंड ओवर 4 लाख मेंबर्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सो यू कैन सी their number in the representative has increased. So एक तरह से empower किया है किनको? women and marginalized communities को। राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ and Kerala are the states where elected women representatives are more than that of their male counterparts. So this is the important thing that you can note down. या आप अपने आंसर्स में भी डाल सकते हो। Next is positive impact on the increased representation of women and SC ये already हो चुका है। नेक्स्ट, देयर इज अ हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टेट्स आल्सो। स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन आया है कि वो किस तरह से अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, केरला के अंदर इट हैज डिवॉल्व्ड ऑल द 29 फंक्शंस टू द पंचायत्स। बिहार हैज केम आउट विद द आइडिया ऑफ पंचायत सरकार, एंड स्टेट लाइक ओडिशा हैव इंक्रीज्ड 50% ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन। सो ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पे लगभग 50% सीट्स किसके लिए है? वुमेन के लिए रिजर्व है। So there has been a competition among the states as well, जिसकी वजह से जो local self governance है वो और ज़्यादा improve हुई है। Now there are some challenges also with respect to this democratic decentralization or with respect to local self governance in the country. First of all, जो key areas हैं जैसे education, health और policing, ये सब के सब key areas हैं state governments के पास। So local government do not have control over them. So and also they have to depend on for financial resources upon center and state, यानी अपने उनके खुद के पास कोई रिसोर्स जनरेशन के एवेन्यूज नहीं है। दे डू नॉट हैव एवेन्यूज फॉर जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं। देयर इज अ डिस्पैरिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कोई एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई एरिया कम डेवलप्ड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अनइवन डेवलपमेंट होती है। देन देयर आर ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स एज वी नो। जो भी प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स पंचायत बनाते हैं वो कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म के अंदर उलझ के रह जाते हैं। सो इट क्रीप्स इन इनएफिशिएंसी, इट क्रीप्स इन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, और करप्शन को भी ये बढ़ावा देता है। देन देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विन इन डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। This is basically with respect to the states. States are not devolving all their 29 functions, जो कि functions mentioned हैं 11th शेड्यूल के अंदर। स्टेट्स वो सारे के सारे फंक्शंस पूरा डेवोल्व नहीं कर रहा, किसको? स्टेट्स को। क्यों? बिकॉज स्टेट्स फील दैट दे आर गोइंग टू लूज पावर। सो सेंटर एंड पंचायत विल बिकम एक्टिव एंड स्टेट्स विल बिकम डिफंक्ट इफ ऑल द 29 फंक्शंस आर डिवोल्व टू द पंचायत। सो पंचायत के साथ क्या है? देयर इज लैक ऑफ फंक्शंस, देयर इज लैक ऑफ फंक्शनरीज एंड देयर इज लैक ऑफ फंड्स। ना तो उनके पास पावर्स है, ना उनके पास फंक्शनरीज है, और ना उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। Then there is lack of accountability and transparency also, and weak capacity building. Weak capacity building का मतलब ये है जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी उनके पास होनी चाहिए, they lack that necessary technical and administrative capacity. There are some steps that has been taken to strengthen the PRIs in India. First one is राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. For this, it is for developing and strengthening the capabilities of PRIs to become more responsive towards local development needs. Then East Gram Swaraj portal has been created, as already discussed. ये क्या करेगा? जो ग्राम पंचायत हैं उनके जो प्लानिंग, अकाउंटिंग, मॉनिटरिंग फंक्शंस हैं उनको एक वेब पोर्टल पे लेके आएगा, उनको इंटीग्रेट करेगा। देन सबकी योजना सबका विकास, इसका उद्देश्य ये है कि
जो भी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं उनको वेबसाइट पे डाला जाएगा, सो दैट हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सके। अगर किसी को कोई इनपुट देना है, किसी सिटीजन को कोई इनपुट देना है, तो वो इनपुट वहाँ पे जाके उसमें दे सकता है। देन देर इज अनदर थिंग दैट इज बैकवर्ड रीजन ग्रांट्स फंड्स। इसके अंदर जो क्रिटिकल गैप्स हैं उनको मीट करने के लिए, क्रिटिकल गैप्स इन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको मीट करने के लिए दिस फंड हैज बीन क्रिएटेड। द नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती इंस्टीट्यूशंस। इट इज फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट फंक्शनरीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये किसको टारगेट करेगा? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बैंकर्स हैं, एनजीओज हैं, उनको टारगेट करेगा, उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा कि किस तरह से वो और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। देन देयर इज अ नेशनल पंचायत अवार्ड ऑल्सो टू मोटिवेट द पंचायत और सरपंच। देन सवामित्रा स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। ये क्या करेगा? ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी लैंड राइट्स जो हैं विलेज हाउस होल्ड्स में, उनको ये उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, उनको प्रॉपर ओनरशिप दी जाएगी सौमित्रा स्कीम के अंडर। सो उसके बाद आता है वे फॉरवर्ड और क्या क्या किया जा सकता है। सो सबसे पहली चीज़ तो है फाइनेंशियल डेवोल्यूशन। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और बढ़ाए जाएं, उनको और पावर दी जाए जिससे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट कर सकें। सेकेंडली कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। थर्डली एम्पावरिंग पीआरआईज थ्रू लेजिस्लेचर, यानी और ज़्यादा फंक्शंस उनको देने की जरूरत है। सो बेसिकली दीज थ्री थिंग्स आर ऑल अबाउट फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। जो 3F की प्रॉब्लम है, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, उन तीनों को बढ़ाने के लिए स्टेप्स हमें लेने होंगे। देन वी हैव टू लेवरेज टेक्नोलॉजी ऑल्सो। टेक्नोलॉजी को यूज करना सिखाना होगा सो दैट पीआरआईज बिकम मोर एफिशिएंट, मोर अकाउंटेबल। एंड द रोल ऑफ वुमेन नीड टू बी स्ट्रेंथन्ड। जो सरपंच पति का एक सिंड्रोम है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नेंस में, उसको हमें रिमूव करना होगा। एंड दैट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटी ऑफ वुमेन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज वी ऑलरेडी नो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन वो कॉपरेशन का होना चाहिए, यानी एक दूसरे की मदद करने का होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को ऊपर नीचे करने का, यानी ना कि एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का। So cooperative federalism is the horizontal relationship between union and states and show neither is above the other, यानी कोई ऊपर नहीं है, both are at the same level and union and state should work hand in hand. नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म है that works to promote cooperative federalism and it is very important for India. Why? Because we have so much diversity. We are very populous. Even we have become the most populous country of the world. And we have a wide geographical diversity also. So इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए the challenges that we face, so we desperately need cooperative federalism. Why we need it? I have already told you. Let's discuss the points also. First of all, addressing regional disparities. हर एक रीजन की अपनी अपनी नीड्स हैं, हर एक रीजन के अंदर अपने अपने चैलेंजेस हैं. सो टू अचीव इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट, states must collaborate with central government to bridge socio-economic and infrastructural gaps. Second, for effective implementation of policies, क्योंकि हर एक इतनी हमारी रीजनल डाइवर्सिटी है, तो पॉलिसीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. रिसोर्स शेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट. देन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. And collaboration on emerging issues. What are the challenges that we face? First of all, the challenge is over centralization of power. हर बार states accuse center of infringing in their domain. For example, कोविड के टाइम पे डिजास्टर मैनेजमेंट में it is said that center takes all the power. Center पूरा अपने आप एक्ट करता है without taking states on the board. Secondly, there are political differences also. Always there are allegations that center is leveraging its authority to target opposition ruled states, withholding their funds, resources वगैरह उनके withhold हो जाते हैं, जिसकी वजह से states जो हैं वो properly work नहीं कर पाती. Third is interstate disputes. इनको resolve करने के लिए it is very important
The central government, interstate disputes are there, and central government is always accused that it is playing a partisan role. It is playing a partisan role with respect to the states that they do not have the same party ruling in those states. यानी जो opposition ruled states हैं, they always accuse that state हमेशा एक जो center जो है हमेशा एक partisan role play करता है. Then we have a lot of diversity, and this diversity ये एक अपना एक अलग challenge produce करता है in case of center state cooperation. And there are also accusation on the center that it interferes in the state matters. For example, the new farm bills. Agriculture is a state subject, but still the new farm bills were framed, and it was criticized by most of the state governments. Way forward क्या है? Way forward is that first of all local bodies को empower करने की जरूरत है. फाइनेंशियल डेवोल्यूशन और बेटर करने की जरूरत है स्टेट्स को, सो दैट दे हैव गुड फाइनेंसेस एंड दे डोंट एक्यूज सेंटर ऑफ विद होल्डिंग देयर फंड्स. बेस्ट प्रैक्टिसेस शुड बी शेयर्ड अमंग ईच अदर. देन रिजॉल्विंग सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स. सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अप स्टेप्स टू फॉर्म वेरियस ट्रिब्यूनल. Sorry for the disruption. Yeah, Supreme Court has formed a tribunal which can resolve the disputes between the state in a neutral manner, and it can help in building trust among the states. Trust build करने में वो help करेगा. Then promoting para diplomacy. Para diplomacy का मतलब ये होता है कि जो states हैं उनको भी involve किया जाए international affairs में, जैसे trade हो गया, disputes हो गए, boundary disputes हो गए. तो स्टेट शुड बी अ पार्टी टू देम. स्टेट्स भी एक स्टेक होल्डर होने चाहिए उसके अंदर. सो दिस इज पैरा डिप्लोमेसी. जैसे G20 के अंदर व्हाट हैपेंड, जो प्रेसिडेंसी के अंदर G20 की मीटिंग्स पूरे देश में डिफरेंट प्लेसेस पे हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट्स को एक मौका मिला इंटरनेशनल चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करने का. सो इट बूस्टेड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट्स. Now next we come to what are the constitutional provisions that have been provided for cooperative federalism. First of all, 7th schedule. It has clearly defined what is the role of center, what is the role of state, and what are current list. Second, all Indian services, ये भी cooperative federalism को promote करता है, so that there is administrative convenience is there. Integrated judiciary is there. Then interstate council under Article 263. Then there is full faith and credit clause under Article 263. यानी कोई भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो होती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो पूरे देश में लागू रहेगी. सो इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 261. देन देर आर जोनल काउंसिल्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. फाइनेंस कमीशन, सो दैट फाइनेंशियल डेवोल्यूशन जो है वो रूल बेस्ड हो, सो उसको प्रमोट करने के लिए वी हैव फाइनेंस कमीशन. देन देर इज GST काउंसिल कि GST का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें स्टेट्स आर एन इक्वल पार्टी, सो वी हैव अ GST काउंसिल फॉर दैट. Now there are some steps that have been taken to foster cooperative federalism that you can put in your answers. 14th फाइनेंस कमीशन ने इंक्रीज कर दिया फाइनेंशियल डेवोल्यूशन को 32% से 42% तक, एंड इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो. Secondly, states now have freedom to plan their expenditure based on their own priorities. अब सेंटर को स्टेट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. Centrally sponsored schemes have been restructured so that states को ज़्यादा autonomy मिले with respect to schemes. Then the Ujjwal Discom Assurance Yojana, Uday scheme, it has helped states in removing the financial burden upon their discoms. तो discoms को financial liabilities से free करने के लिए Uday scheme has been very effective. Then there is a state-wise ease of doing business ranking. जो स्टेट्स में आपस में कंपटीशन फोस्टर करता है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करता है. नेक्स्ट वी हैव द GST इम्प्लीमेंटेड. नाउ वी हैव वन नेशन वन टैक्स रिजीम, यानी जो टैक्स बैरियर्स उनको हटा दिया गया है बिटवीन स्टेट्स. नीति आयोग स्पेसिफिकली हैज टेकन सम स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटिंग्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल चीफ मिनिस्टर्स. सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. Sharing of best practices among states. Policy support and capacity development of states and union territory functioning.
launching of aspirational district program for development of backward districts, framing model laws for land leasing and agriculture marketing reforms, then area specific intervention for northeast Himalayan states and island states, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, सात, जिसे हम क्या कहते हैं, उस स्कीम को हम कहते हैं सात स्कीम. So it has been introduced. So these are the initiatives that have been taken by Niti Aayog. So with this we complete the part 1 of our video. The remaining part of the polity section will be covered in the part 2 of the April section.